हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट का वीडियो लेके, है ना। तो बहुत ही मज़ेदार सेशन वाले होने वाली हैं ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंबशन रिसर्च सेंटर से हैं भाई। हम कंबशन रिसर्च सेंटर पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आपकी डोपामिन इतनी ज़्यादा कंबस कर देंगे हम, इतनी ज़्यादा जला देंगे आपकी डोपामिन, है ना। आप फिर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे फिर से। क्या तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंबशन सेंटर, आप जब यहाँ पे हमारे साथ पढ़ रहे हो तो क्या हो रही है, आपकी कार्बन बर्न हो रही है। कार्बन जो आपने खाए थे ना, खाना, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है बेसिकली, वो कार्बन से ही तो बनी हुई हैं। उसका बैकबोन एलिमेंट क्या है, मेजर एलिमेंट क्या है, कार्बन है। वो बर्न हो रही है। मैं जो बोल रहा हूँ क्या बर्न हो रही है, यहाँ पे कार्बन बर्न हो रही है, तभी तो एनर्जी लिबरेट हो रही है मेरे अंदर में। ऑक्सीजन बर्न कर रही है मेरे दोस्त कार्बन को, तभी जाके मैं बोल पा रहा हूँ। तो इसी तरह से कंबसन बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। तो लार्जेस्ट कंबशन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है मेरे भाई? लार्जेस्ट कंबशन रिसर्च सेंटर है आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो फिर से याद रख लो मेरे भाई, ये नाम बहुत ज़रूरी है। आईआईटी तो बहुत सारे हैं, कानपुर हैं, रुड़की हैं। रुड़की की आईआईटी तो हमने भी क्लियर कर दिए थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि कॉलेज अब कंप्लीट हो ही गया है, हमारी जॉब लगने वाली है, हम फिर से 12th के बाद फिर पढ़ने जाएंगे तो क्या फ़ायदा, है ना मेरे भाई। तो फिर हमने सोचा हम आईआईटी नहीं जाएंगे, हम अब करेंगे तो सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करेंगे और बाकी लोगों को भी कंपटीशन की तैयारी करवा देंगे। फिर हमने सोचा कि कंपटीशन की तैयारी क्यों करें, हम तैयारी तो कर चुके हैं, हम तैयारी करवा देते हैं। हमें गवर्नमेंट जॉब की कोई चाहत नहीं है, हम बस आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाना चाहते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से भी पहले ना आप सब्सक्राइब कर दें। लाइक तो होती रहती हैं, लाइक डिसलाइक होते रहते हैं। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगी, मिलेगी तो आपके लिए ही फ़ायदे की बात है ना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें आपका ही घाटा है ना। इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर आप पास होते तो हम सह पाते, हमें भी बहुत अच्छी लगेगी। तो कर दो सब्सक्राइब, नहीं करोगे तो फिर आपकी मर्ज़ी। तो बात करते हैं ये आईआईटी मद्रास की, ये जो कंबशन रिसर्च सेंटर है ना, ये किस चीज़ की कंबशन। अब कंबशन तो बहुत सारे होते हैं। कंबशन तो कैंडल जो बर्न होती है वहाँ पे भी कंबशन हो रही है। आपकी जो घर में किचन में जो गैस चूल्हे चल रही हैं वहाँ पे भी कंबशन हो रही हैं। तो ये किस चीज़ की कंबशन में डील करती हैं? ये ऑटोमोटिव कंबशन, हर चीज़ की कंबशन पे थोड़ी ना डील करेगी। अब जहाँ पे कंबशन होकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ऑटोमोबाइल कितने प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ऑटोमोबाइल के फ्यूल्स कंबशन हो, कितने सारे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ना। इसी को डील करने के लिए कंबशन रिसर्च सेंटर। ऑटोमोटिव, थर्मल पावर। अब थर्मल पावर देखिए मेरे भाई, थर्मल पावर कितना ज़रूरी। और हाँ, कंबशन का एक और ऑटोमोबाइल इंजन ना, आपका कार्नोट इंजन भी कहते हैं। ये आपको ना बस 100% एफिशिएंसी नहीं देती, सिर्फ 30 to 40% या उससे भी कम, इतना एफिशिएंसी देती हैं। अगर कंबशन को ठीक से रिसर्च करें तो अभी जो 1 लीटर में ना, लाइक मैक्सिमम आपका 23 किलोमीटर क्लेम करती हैं। ऐसे छोटे मोटे होंडा सिटी वगैरह गाड़ियाँ 17-18 किलोमीटर्स के माइलेज देती हैं, है ना। तो अगर 100% इसको यूज़ करें ना तो 1 लीटर से आप 100 किलोमीटर चला सकते हो गाड़ी मेरे भाई, 100 किलोमीटर। अगर कार्नट इंजन आपका 100% एफिशिएंसी दे दी तो अगर ये कंबशन रिसर्च सेंटर अच्छे से काम करें और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें तो ऑब्वियसली पेट्रोल की दाम बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन बहुत ही कम हमको यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ही कम खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और थर्मल पावर पे भी ये कंबशन रिसर्च सेंटर काम करती हैं। थर्मल पावर पे क्यों काम करती है मेरे भाई? थर्मल पावर कितना ज़रूरी है, थर्मल पावर से ही तो बिजली चलती है, कोल वगैरह के थर्मल एनर्जी से, है ना। अब एरोस्पेस प्रोपल्सन, ये जो आपके जेट प्रोपल्सन होती है, ये बहुत ही ख़तरनाक वाली चीज़ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए यहाँ पे भी रिसर्च होती है। माइक्रो ग्रेविटी कंबशन, ये माइक्रो ग्रेविटी कंबशन का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो मैं ज़्यादा बक नहीं करूँगा इसके रिगार्डिंग। बस इतना याद रख लो, अगर इंस्पेक्टर बनना है आपको, डॉक्टर नहीं बनना आपको, साइंटिस्ट नहीं बनना, इंस्पेक्टर बनना है, तो याद रख लो माइक्रो ग्रेविटी कंबशन, एरोस्पेस प्रोपल्सन, थर्मल पावर और ऑटोमोटिव कंबशन के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंबशन रिसर्च सेंटर डील करती हैं, जो कि हमारे ही भारत के, हमारे ही आईआईटी के मद्रास में हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आईएनएस सिंधु रक्षक।
ये INS सिंधु रक्षक क्या है? सिंधु रक्षक हमारे जो सिंधु वैली है उसको रक्षक करती हैं, उसकी गार्ड है, उसकी रक्षा करती हैं। तो ऑब्वियसली ये रक्षक कोई आम रक्षक नहीं है, ये खतरनाक रक्षक है। ये एक फिश जैसी हैं, ये एक सबमरीन है, ठीक है। पानी के अंदर अंदर से ये नज़र रखती हैं और हमें रक्षा करती हैं, आपको रक्षा करती हैं, ठीक है। ये सबमरीन है इंडियन नेवी का सबमरीन। आपने देखा होगा व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के हमारे प्रेसिडेंट हैं, और उनको ये सबमरीन से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आप वीडियोस देखो, वो सबमरीन को इंस्पेक्ट करने भी गए थे, सबमरीन में बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आया होगा उनको, है ना। आपको भी अगर बैठना है सबमरीन में तो अच्छे से पढ़ाई करो। इंस्पेक्टर बनने के बाद ज़रूर आपको लाइफ में एक ना एक बार तो मौका मिल ही जाएगी सबमरीन में बैठने का, है ना। तो सबमरीन में बैठ के क्या करोगे? रेड करने जाओगे हैं? कोई ना, फिर भी आप बैठ लेना, है ना। कहीं पे भी कुछ भी इधर उधर मिला के आपके दोस्त बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे इंस्पेक्टर बनने के बाद, तो वहीं से मैनेज कर लेना। ये रशिया में INS सिंधु रक्षक कहाँ पे बनी हुई है? इट इज़ मेड इन रशिया। ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं है INS सिंधु रक्षक, फिर से याद रख लो, INS सिंधु रक्षक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक हमारे रशियन टेक्नोलॉजी है। और जब हम फर्स्ट क्लास कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था मैत्री रिगार्डिंग, ठीक है। मैंने बताया था ये कोई लड़की की नाम नहीं है, तो फिर से आगे मैत्री, और अभी तो एक और लड़की की नाम आ गई, लेकिन लड़की है नहीं, भारती, है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। कहाँ पे? आपकी अंटार्कटिका में है ये दो रिसर्च स्टेशन, ठीक है। और मैत्री एंड भारती कब क्यों बने? ये दक्षिण गंगोत्री नाम की एक और रिसर्च स्टेशन हुई करती थी पहले, ठीक है। और उसको आइस, वहाँ पे अंटार्कटिका तो है ही पोलर रीजन, तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल्स होते रहते हैं, तो आइस ने इसको बरी कर दिया। तो दक्षिण गंगोत्री हट के फिर मैत्री और भारती दो रिसर्च स्टेशंस बनाए गए हैं, ठीक है। और तेजस की बात करें तो ये इंडिजिनस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तेजस क्या है? ये एक इंडिजिनस भारत में डेवलप किया गया एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। किस टाइप की एयरक्राफ्ट है? ये एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। अभी मैं बाहर हूँ, बाहर हमारे यहाँ पे बारिश चल रही है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत वीडियो पॉज करके आई विल गेट इनसाइड माय हाउस एंड आई विल रिकॉर्ड फ्रॉम देयर, ओके। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने घर के अंदर, है ना। तो हम कहाँ पे थे? हम तेजस की बात कर रहे थे, है ना। तो तेजस ये एक इंडिजिनस हमारे भारत के टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें एक ही इंजन है और एक ही सीट है। ऐसा है नहीं कि आप अगर पायलट नहीं हो, आप अगर तेजस या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ा सकते, तो आप सिर्फ मज़े लेने के लिए वहाँ पे नहीं बैठ सकते, है ना। जो उड़ाना सकता है, जो उड़ाना जानता है, वही तेजस में बैठ सकता है। ये आपके लिए नहीं बनी हुई है, ठीक है। ये सिर्फ पायलट्स के लिए, या फिर सिर्फ हमारे जो फाइटर्स हैं, है ना, हमारे जो एयरक्राफ्ट पायलट्स हैं, उन लोगों की, हमारे जो आई मीन हम जो वो क्या होती हैं जो काम करती हैं ना हमारे भारत आर्मी में, वो जो एयरप्लेन्स में यूज़ करती हैं, जो फ्लाइट वगैरह से अटैक करती हैं, हाँ वही, आपको समझ में आ रहा होगा, वही सब यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी वो मुझे याद ही नहीं आ रहा दिमाग में। तो ये इट इज़ मेड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हाल है, ठीक है, हाल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस बनाए हैं। ये इंडिजिनस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये सिंगल जेट इंजन है, ठीक है। और इसी में बैठ के ही तो आपके हमारे अभिनंदन साहब जो थे, अभिनंदन साहब ने MiG-21 था ना उनका एयरक्राफ्ट, तो उन्होंने भी तो कमाल कर दिया था भाई। मिसाइल लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेस देन अर्थ स्पेस वेलोसिटी। तब क्या होती है? एनर्जी नेगेटिव होती है। आपको अगर ना पृथ्वी को छोड़ के भागना है, तो एक स्केप वेलोसिटी करके एक वेलोसिटी होती है। आपको वो वेलोसिटी हम बाद में पढ़ा देंगे, है ना। वो स्केप वेलोसिटी अगर आप क्रॉस करते हो ना, कूदते यहाँ से, इफ़ यू आर रनिंग एट 100 to 100 किलोमीटर्स पर आवर, कोई बुगाटी वेरन कोई भी गाड़ी है, वेनॉम GT अभी तो एक फास्टेस्ट कार है वर्ल्ड के, समथिंग किलोमीटर, तो 235 नहीं है, 435 आई डोंट नो द किलोमीटर, है ना। तो उसी किलोमीटर के उसी गाड़ी में अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए, तो एक रोड में अगर वो कूद रही हैं, वो इसके वेलोसिटी को अगर 1 किलोमीटर या फिर 0.1 किलोमीटर भी अगर ज़्यादा करी ना, उसने पार करी ना, तो वो इंडिया के तो क्या मेरे भाई, अर्थ के बाहर चली जाएगी। तो पर्टिकुलर स्पीड को क्रॉस करना होता है, स्पीड वेलोसिटी को, तब जाके आप बाहर चले जाते हो। अब मिसाइल लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेस देन अर्थ स्केप वेलोसिटी, तो
टोटल एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। अर्थ की वेलोसिटी से अगर कम के मिसाइल लॉन्च कर रहे हो आप तो ये टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। माइक्रोबियल टाइप कल्चर, ये तो चंडीगढ़ में है मेरे भाई। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर एंड जीन बैंक, MTCCGB, जिसको हम कहते हैं MTCCGB, क्या कहते हैं MTCCGB। ये क्या है, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन एंड जीन बैंक। ये जीन बैंक क्या होती है, ये एक बैंक होती है जहाँ पे हम जीन के सीक्वेंस को रखते हैं, ठीक है। जीन के सीक्वेंस, जीन किस तरह से होती है, एक सीक्वेंस होती है ATTGGCC, इस टाइप की सीक्वेंस होती हैं। उस सीक्वेंस को हम जीन, वो सीक्वेंस का एक डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, उसको हम जीन बैंक कहते हैं, ठीक है। MTCCGB ये जीन बैंक है और ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। और हैवी वाटर की बात करें तो हैवी वाटर आप सब जानते ही होंगे, इसका फॉर्मूला है D2O, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या काम करती हैं, कूलेंट की काम करती हैं, ये कूल कर देती हैं। और ये किसके साथ एक्ट करती हैं, कौन सी यूरेनियम के साथ एक्ट करती हैं, कैसे एक्ट करती हैं, ये ज़रूरी है आपको याद रखनी है। साथ ही साथ में ये कूलेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ये तो बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है, कूलेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। हैवी वाटर है D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, कूलेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर, के न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह काम करती हैं। किस तरह से काम करती हैं, न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह काम करती हैं। कोई लड़कियां मॉडरेटर, कोई बॉयफ्रेंड मॉडरेटर, कोई गर्लफ्रेंड मॉडरेटर की तरह नहीं है, न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह काम करती हैं। इसीलिए तो ये बहुत प्रचलित है, इसलिए तो आज हम पढ़ रहे हैं, आज आप पढ़ रहे हो। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रॉन मॉडरेटर है, न्यूट्रॉन मॉडरेटर, ठीक है। और ये क्यों क्या करती हैं, ये न्यूट्रॉन मॉडरेटर होकर ये स्लो करती हैं। किसको स्लो करती हैं, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन है उसको ये स्लो डाउन करती हैं। क्यों स्लो करती हैं, ये स्लो डाउन करने के बाद इसका मेन थिंग क्या हो जाती है, मेन काम क्या करती हैं, ये काम हो जाता है। फिर उसके बाद रिएक्शन विथ यूरेनियम 235, लेकिन यूरेनियम 238 से रिएक्ट नहीं करती। किससे रिएक्ट नहीं करती, यूरेनियम 238 से रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम 235 से रिएक्ट करती है। आपको ये नंबर याद रखनी है, यूरेनियम की एटॉमिक नंबर कौन सी, एटॉमिक नंबर 235, 235 के साथ आप सीधे सीधे याद रख लो 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद एक स्किप कर लो, फिर 5, तभी जाके एक अच्छा नंबर बन रही है ना। यहाँ पे देखो 2, 3, फिर उसके बाद कितने स्किप कर रहे हो, फिर 5 स्किप कर रहे हो ना, फिर उसके बाद 8 बन रही है। तो यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा सा नंबर है, 2 ही स्किप करने के बाद मिल रही है, एक ही स्किप करने के बाद मिल रही है, ठीक है। ये यूरेनियम 235 के साथ D2O रिएक्ट करती है, हैवी वाटर कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है, ठीक है। अब गरुडा की ये गरुडा नहीं है, ये गरुदा है, ठीक है। ये गरुदा की बात करें तो ये ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, ठीक है। आर्किटेक्चर कोई भी जो मर्जी बोलो, आपका ये जो प्लेस होती है, रीजन होती है, उसके हिसाब से आपका जो वैरी करती रहती है प्रोनाउंसिएशन। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दिया करो, है ना। ये क्या है, ये दूसरा नाम है, किस चीज़ का दूसरा नाम है, इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव का, याद रख लो INGCI का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। फिर से याद कर लो, इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। आपको याद करवा रहा हूँ, मेरे को तो पहले से याद है, याद कर ले, इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव, ठीक है। INGCA, इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। और गरुडा का मतलब क्या है, ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे आप देख लो मेरे भाई। गरुडा आपको क्या सीन आ रही है, गैरेज की सीन आ रही है। अब गैरेज की सीन में ग्लोबल एक्सेस किस तरह से रिलेट करोगे, है ना। कोई निमोनिक बनानी है तो खुद से बना लेना, गरुडा वैसे निमोनिक बना लो, खुद से बन जाएगी, है ना। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल तो है नहीं। अब MCF की बात करें तो MCF क्या है मेरे भाई, ये KFC नहीं है। ये KFC के साथ आपको लिंक कर रहा होगा, भूख लगी है ना मेरे को, इसलिए KFC नज़र आ रही है MCF में भी। KFC है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, और ये इसरो का चीज़ है ना, इसरो का एक पार्ट है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका के हसन में। कहाँ पे, हसन। बहुत ही ज़्यादा हंसते होंगे यहाँ के MCF वाले लोग हैं, इसलिए नाम भी हसन कर्नाटक की हसन जगह पे MCF
मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी लोकेटेड है। ये क्या करती हैं, मास्टर है कंट्रोल फैसिलिटी के मास्टर हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं ना, ऑब्वियसली मॉनिटर करती हैं। इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स, किस चीज़ को मॉनिटर कंट्रोल करती हैं, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट में मूव करती हैं, इसलिए ये एक स्टेशनरी दिखती हैं लेकिन स्टेशनरी है नहीं, जो दिखता है वो होता है नहीं, वो एक्चुअल में मूवमेंट कर रही हैं। अर्थ का एक जो अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है ना, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूम रही हैं आसमान में, इसीलिए ये दिखती हैं स्टेशनरी लेकिन है नहीं स्टेशनरी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। कौन कौन करती हैं ये मॉनिटर एंड कंट्रोल, MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। कहाँ पे है, जहाँ के लोग बहुत हंसते हैं वहीं के हैं मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, हसन कर्नाटका, ठीक है। और GSAT-7, GSAT-7 कहाँ है, GSAT-7, और ये GSAT-7 है आपका एक डिफेंस सैटेलाइट है। ये किसने लॉन्च किया था, बस ये याद कर लो, ये फ्रांस में लॉन्च हुआ था यूरोपियन स्पेस ने, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस इन फ्रांस। और ये GSAT, ये जी का फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन सैट मतलब सैटेलाइट है, 7 ये नंबर आपको याद रखनी है, GSAT-7, ठीक है। फर्स्ट इंडियन डिफेंस सैटेलाइट, ये एक पहला हमारा भारत का डिफेंस सैटेलाइट है, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हमारा डिफेंस, हमारे जो हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए इतना जोखिम उठा रहे हैं बॉर्डर में जाके, है ना, इतनी ठंडी ठंडी प्लेस में, इतने गरम गरम बर्फ़ में, रेगिस्तान में, वो कितना कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, अपना जान भी कुर्बान करते हैं। कि आप उनके लिए ये GSAT-7 एक सैटेलाइट का नाम याद नहीं कर सकते। फर्स्ट इंडियन डिफेंस सैटेलाइट कौन सी है, GSAT-7 है, ठीक है, तो याद कर लो GSAT-7, GSAT। अगर कोई फौजी आपके पास भी आए तो ए जी सैट प्लीज़ सिट हियर, ऐसे करके बोलोगे ना, तो यहाँ से याद रख लो GSAT-7, ठीक है। लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस इन फ्रांस, तो फ्रांस में लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था इसको, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था, ठीक है। अब रडार की बात करें, रडार एक शॉर्ट फॉर्म है। रडार की फुल फॉर्म क्या है, रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है रडार की फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो क्या है, एक फ्रिक्वेंसी है, उसको डिटेक्ट करती हैं और उसको रेंज करती हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। ये एरोप्लेन्स में भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके रडार जो होते हैं ना, ये जब भी कोई फ्लाइट क्रैश हो जाए समुंदर में, तो वहाँ पे जो शिप्स ढूंढने जाते हैं वहाँ पे वो रडार लगे, और रडार हर एक जगह पे यूज़ होती हैं। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, डिटेक्ट्स एंड लोकेट्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये डिटेक्ट करती हैं, एरोप्लेन में जो रडार लगी हुई है ना, वो भी तो डिटेक्ट ही करती हैं कि डिस्टेंट में कोई एरोप्लेन आ रही है या नहीं आ रही है। जब लैंड कर रही हैं तो कोई पहाड़ है नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल है नहीं है, वो सब डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। ये डिटेक्ट्स एंड लोकेट्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करती, लोकेट भी करती हैं कि कहाँ पे है, पर्टिकुलर लोकेशन आपको बता दी थी, इतने डिस्टेंस में है, इतने हाइट में है रडार, इसीलिए बहुत खासियत है इसकी। डेक्टिलोग्राम, ये एक फिंगरप्रिंट होती है, मेरा तो फिंगरप्रिंट चलो छोड़ो कोई ना, डेक्टिलोग्राम मतलब फिंगरप्रिंट होती है, मेरा फिंगरप्रिंट। मैं ये बता रहा था कि बहुत ही प्रॉब्लम होती है ना, जो आधार कार्ड होती है उसके साथ कभी कभी मैच नहीं करती। वैसे दिखने में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं कि फिंगरप्रिंट उड़ गया, फिंगरप्रिंट है, लेकिन वो बचपन में करवाया था ना, बायोमेट्रिक अपडेट करवानी है आधार में तभी जाके आएगी। और एक बार मैं सिम कार्ड निकालने गया था तो हुआ नहीं फिंगरप्रिंट की वजह से, तो आई हैड टू टेक इट फ्रॉम माई फ्रेंड। तो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये लखनऊ में है, ठीक है। CDRI कहाँ पे है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ में है। ये बायोलॉजी वाले बुक के वो प्रोसेस ऑफ सिस्टम, पता नहीं कौन कौन से चैप्टर होते हैं, चैप्टर 2 या चैप्टर 3, वहाँ पे देख लेना, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, हाईलाइटेड उसमें है, ठीक है। CDRI लखनऊ। और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में है, उत्तराखंड में, ठीक है। हमारे एक भैया थे रौनक, वो गए थे IIT क्लियर करके मास्टर्स करने बायोटेक में, रुड़की में, उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पे इसी जगह पे है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रुड़की में है, उत्तराखंड में। और सेंट्रल एरिड जोन कहाँ पे है, जोधपुर में है, राजस्थान में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, फिर से सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, कहाँ पे, जोधपुर के राजस्थान में है। फिर से सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोधपुर राजस्थान में है, ठीक है। लैपटॉप की चार्ज कम हो रही है, डाल दो। जोधपुर के कहाँ पे, राजस्थान पे है, ठीक है। और
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, कंबशन रिसर्च सेंटर हमने जो पहले पढ़े थे ना, कंबशन रिसर्च सेंटर कहाँ पे थी, कहाँ पे थी कंबशन रिसर्च सेंटर? चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ अगर याद नहीं आ रहा तो। कंबशन रिसर्च सेंटर कहाँ पे थी? हैं? जो कंबशन होती है, जो वहाँ पे हमारी जो खतरनाक खतरनाक चीज़ों की कंबशन की स्टडी ऑटोमोबाइल की मैंने समझाया था बहुत अच्छी तरीके से आपको, या लिखा है नहीं कंबशन कहाँ पे थी वहाँ पे? देखो आईआईटी मद्रास में थी, भूल गए इतनी जल्दी? आईआईटी मद्रास कंबशन वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट कंबशन रिसर्च सेंटर है। ये ऐसे वैसे नहीं, आपको याद रखनी है, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंबशन रिसर्च सेंटर है, वो भी मद्रास में है आईआईटी के, ठीक है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जी सेट 7 रडार हो गया, टेलीग्राम भी हो गया, सीडीआर है। हाँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कहाँ पे है? धनबाद में है, बिहार में। देखो भाई, सेंट्रल जी कोल घोटाला, चारा घोटाला आपने सुना होगा, कोल घोटाला भी हुआ था, ये लालू प्रसाद यादव साहब जी ने करे थे, ऐसे बोलते हैं, अब हमको तो पता है नहीं है, करते करे होंगे तभी तो जेल में है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर आप वहीं से भी याद कर सकते हो, जिन्होंने घोटाला किया था अपने ही घर से, है ना, बिहार से, लालू प्रसाद यादव ने। ये कहाँ था? धनबाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर। अब सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, जुपिटर के सैटेलाइट, ये सैटेलाइट मतलब वो वाले सैटेलाइट नहीं है जो ह्यूमन मेड है, ये नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम। यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमेड, एक और सैटेलाइट होना चाहिए जुपिटर का, वो हम जोग्राफी में करा देंगे, अभी बस इतना याद रख लो, ज़्यादा बनेंगे तो आपके दिमाग में खिचड़ी बनेगी, कुछ याद होगी नहीं। यूरोपा जुपिटर की सैटेलाइट है, कैलिस्टो जुपिटर की सैटेलाइट है, और गैनीमेड भी जुपिटर का ही सैटेलाइट है, और मून भी बोल सकते हो इनको, है ना। ये गैनीमेड जो है ना, ये पूरे ब्रह्मांड के, हमारे जो सन के आसपास में, हमारे जो सन के ऑर्बिट, सन को, सन के चक्कर लगाते हैं ना 8 प्लैनेट्स में, उनमें से सबसे बड़ा मून पूरा ब्रह्मांड में यही है, गैनीमेड, ठीक है। सबसे बड़ा मून यही है, जुपिटर का है, सबसे बड़ा प्लैनेट भी जुपिटर ही है। तो यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमेड, ठीक है। मार्स का एक सैटेलाइट है और उसका नाम है डेमियोस। क्या है? डेमियोस, डेविल से याद कर सकते हो, डेमियोस, मार्स जहाँ पे हम रहना चाहते हैं, उसका सैटेलाइट डेमियोस, उसका मून डेमियोस, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, हमारे रसिया ने लॉन्च किया था, सोवियत यूनियन ने। स्पुटनिक, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रही होगी, स्पुटनिक, स्पुटनिक नाम की एक वैक्सीन भी आई थी कोविड की, ठीक है, वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। स्पुटनिक सैटेलाइट की नाम भी थी, और ये फर्स्ट सैटेलाइट थी, रसिया सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था स्पुटनिक, ठीक है, पुतिन साहब के देश। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट बात करें तो ये रिसीव करती हैं पहले सिग्नल को, फिर उसके बाद उसी कम्युनिकेशन सिग्नल को वो रिडायरेक्ट कर देती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना रिसीव करे रिडायरेक्ट कर दें, पहले रिसीव करती हैं, कोई भी एक सिग्नल पहले रिसीव करती हैं, फिर उसके बाद उस सिग्नल को वो वहीं से रिडायरेक्ट कर देती हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आवाज़ किसे सुनोगे, है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी तरह से होती है, यहाँ से आप बोल रहे हो, आपकी आवाज़ वो सैटेलाइट रिसीव करेगी, फिर वो सैटेलाइट रिडायरेक्ट करके दूसरी जगह पे भेज देगी जहाँ पे भेजना है, नहीं तो फिर कैसे चलेगी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। रिसैट 1, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, रिसैट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है ना। ये 1 इंडिया फर्स्ट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और रिसैट 2 वाज द फर्स्ट टू रिच ऑर्बिट। रिसैट 2 क्या है? फर्स्ट सैटेलाइट फर्स्ट टू रिच ऑर्बिट। रिसैट दो बार लॉन्च हुआ था, रिसैट 1 तो वैसे ऑर्बिट पे पहुंची नहीं थी। ये माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ना। माइक्रोवेव रिमोटली सेंस करती हैं, ये याद रखना कौन सी वेव को सेंस करती हैं, फिर बाद में ये ना बोलना इंफ्रारेड वेव सेंस करती हैं, माइक्रोवेव सेंस करती हैं, जो ओवन में चलती है ना, माइक्रोवेव, ओवन सुना होगा, उसी टाइप के माइक्रोवेव, लेकिन ओवन से कुछ लेना देना है नहीं रिसैट 1 का। ये इंडिया का एक फर्स्ट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, बस इतना याद रखो। रिसैट 2 है फर्स्ट टू रिच ऑर्बिट। और एडूसैट करें तो एडूसैट और जीसैट 3 भी बोलते हैं इसको, है ना। ये वर्ल्ड का एक पहला सैटेलाइट था, हमारे भारत ने लॉन्च किया था। जीसैट 6 के बारे में हमने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। जीसैट 6 क्या था? इंडिया का डिफेंस वालों का फर्स्ट सैटेलाइट था, ठीक है। जीसैट 6 फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ हमारे डिफेंस वाले हैं, डिफेंस रिसर्च के लिए फर्स्ट सैटेलाइट था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? फ्रांस से लॉन्च हुआ था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से,
ठीक है। और एडोसैट फर्स्ट सैटेलाइट डेडिकेटेड टू एजुकेशन, ये वर्ल्ड का ही फर्स्ट सैटेलाइट है, ठीक है। वो भारत का फर्स्ट डिफेंस रिसर्च सैटेलाइट था GSAT-6। ये वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट डेडिकेटेड टू एजुकेशन है, लॉन्च्ड बाय इंडिया इन सितंबर 2004। देखो 2004 में ही लॉन्च कर दिया, जब 2004 हो रहा था तभी तो मैं क्लास 4 में भी न था, हाँ क्लास 4 में ही था शायद, तभी एडोसैट लॉन्च हो गई थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट डेडिकेटेड टू एजुकेशन। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में हुआ था, राजस्थान में बहुत नौटंकी हुई थी, इसमें मैंने बताया आपको, यूएस वालों ने किया था, है ना। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोले तो ये वेस्ट टू ईस्ट में मूव करते हैं, इसलिए ये इमूवेबल दिखती हैं, बताया था। विस्म क्या है, विस्म एक बैटल टैंक है। और ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मा जी शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मादेव है ना, ब्रह्मादेव की बात करें, ब्रह्मादेव सुपर है ना, सबसे सुपर है, तो इसलिए सुपरसोनिक। निर्भय की बात करें तो निर्भय जब आई थी तो हमारे जो भय था इंडिया का, तो भय क्या हुई थी, सब्ट्रैक्ट हुई थी, इसलिए वो सबसोनिक मिसाइल थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। और ये इनसैट 3C, इनसैट 3C क्या है, ये सैट से तो सैटेलाइट, इंडिया से इंडिया, है ना। ये मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट बाय इसरो, इसरो ने लॉन्च किया गया, ये क्या है, मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट है, इनसैट 3B, इनसैट 3B नहीं 3C, इनसैट 3C क्या है, मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट बाय इसरो, याद कर लेना है, रट डालना है इसको, है ना। मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट बाय इसरो इनसैट 3C। अब सार्स की बात करें तो सार्स क्या है, एक ये मल्टीपर्पज़ सिविलियन एयरक्राफ्ट है। सार्स कोई वायरस भी होती हैं, सार्स वायरस, कोविड से पहले यही वायरस आया था, सार्स वायरस हुआ करता था, इसका भी एपिडेमिक हुआ था एक बारी, लेकिन एक कन्फाइंड लोकेशन पे था सार्स, ठीक है। फिर उसके बाद कोविड आया तो उसने तबाही कर दिया। फिर इसी तरह सार्स का दूसरा नाम भी है, सार्स का मतलब होती है एक मल्टीपर्पज़ सिविलियन एयरक्राफ्ट, ये भी सार्स ही है, ठीक है। और रियर साइड ऑफ मून, मून को हम क्या बोलते हैं, लूनार सरफेस, ठीक है। लूनार सरफेस का रियर साइड किसने फोटोग्राफ किया था, लूना थ्री ने फोटोग्राफ किया था, ठीक है। लूना भी तो एक मून से रिलेटेड ही है, ठीक है, ये कोई डिवाइस है लूना 3, कोई इंसान का तो नाम होगा नहीं लूना, तो ये एक डिवाइस है। लूना 3 ने रियर साइड मून का फोटोग्राफ किया था, ठीक है। अब इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी की बात करो तो ये देवलाली में लोकेटेड है, नासिक में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, देवलाली नासिक महाराष्ट्र में क्या है, आर्मियों के लिए एक स्कूल ऑफ आर्टिलरी है। आर्मी कितने कुछ करते हैं आप बस ये भी याद रख लो, फिर देवलाली नासिक महाराष्ट्र, आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी। एडमायरल बात करें तो ये एक पोस्ट होती है इंडियन नेवी में, ठीक है। ये बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो ये एडमिरल पोस्ट होती है ना, इसको वैकेंट रख देते हैं। इसको वैकेंट क्यों रखती है, जब भी कोई वार टाइम होगी, जब उनको वार करना पड़े तो वो सारे के सारे ऑफिसर्स का प्रमोशन हो कर देती हैं। जो टॉप मोस्ट एपेक्स ऑफिसर जो अभी काम कर रहे हैं ना, उसको एडमिरल बना देते हैं, तो बाकी सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके भी पोस्ट तो बढ़ी ना, रैंक बढ़ी। फिर उसके बाद रैंक बढ़ने के बाद क्या होती है, उनके अंदर एक जोश आती है, एक मोटिवेशन आती है, एक खुशी आती है। जब खुशी में काम करते हैं तो उसका सक्सेस अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है ना। तो इसलिए वार टाइम के लिए रिजर्व कर देती है एडमिरल का पोस्ट। हमारा इंडिया में ऐसा है नहीं, इस चीफ ऑफ इंडियन नेवी अभी भी चलती है, हमारे इंडिया में कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं, पहले से ही मोटिवेटेड है हमारे नेवीज, बस सक्षम है। त्रिशूल की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। त्रिशूल देखे होंगे हमारे जो बहुत सारे देवी माताओं की भी होती हैं त्रिशूल, तो इसी टाइप का यही कंसेप्ट लेके त्रिशूल में अब शक्ति भी बढ़ेगी, जो भी माता रानी को मानते हैं, है ना, हमारे देश के सैनिक, तो उन सब की एक मनोबल भी बढ़ेगी। त्रिशूल यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसी तरह से नाम भी त्रिशूल ही रखा है इन्होंने। काम भी खतरनाक ही करता ही है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से ये एयर में वार करती हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको फ्लाइट गिरानी हो या फिर अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई ड्रोन्स, ये सब गिरानी हो तो त्रिशूल की ज़रूरत पड़ती है। इसका रेंज क्या है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ऐसे 9 किलोमीटर जो लैंड होती है ना, वो तो उतना कुछ आपको लगता है नहीं, लेकिन एरियल डिस्टेंस 9 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होती है। तो त्रिशूल बहुत ही एक सक्षम वेपन है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका रेंज है 9 किलोमीटर, ठीक है। अस्त्र की बात करें तो अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। किस टाइप की मिसाइल है, अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र आप देखो, अस्त्र और शस्त्र आपको मिलते होंगे ना, अस्त्र खतरनाक वाली चीज़, एयर टू एयर जो वार करें वो तो खतरनाक हुई ना, फ्लाइट टू फ्लाइट, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र। तो बीवी राम क्या होती हैं, देखो भाई ये राम जी के साथ लिंक कर रही है तो काम भी खतरनाक ही करेगी ना। तो बीवी राम ये क्या है, बियॉन्ड विजुअल। तो राम जी ने जब सीता जी को लेने के लिए गए थे तो एक मछली था, ठीक है, तो मछली को देखे भी ना,
मछली के जो शैडो था, शैडो में देख के उसके आँख में तीर घुसाना था, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से उस मछली के आँख सीधे आई पे तीर लगाया था, इसलिए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो विजुअल रेंज के परे हैं, बियॉन्ड है, उसमें से एयर टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो आप देख नहीं सकते वहाँ पे वार करती हैं। ये DRDO ने बनाए हैं हमारे, इसलिए नाम भी रखें BV राम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आप संयोग बोलें या फिर आप जानबूझ के रखा है, ये आपकी मर्जी, जो सोचना है सोचो, है ना। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बाय DRDO BV राम। कल्पना चावला फ्लू स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87। बस आपको कल्पना चावला नहीं, पहले ये याद रख लो, कोलंबिया फ्लाइट STS-87, ये नंबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। STS-87 कोलंबिया फ्लाइट उसके बाद ज़रूरी है। STS-87 कोलंबिया फ्लाइट किसने उड़ाया था? हमारी कल्पना चावला ने उड़ाया था, ठीक है, जो भारतीय मुल्क की थी। अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल, BV राम वहीं आ गया फिर से। चलो, कल्पना चावला यहाँ पे है ना। फ्लू स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87। और राकेश शर्मा ने कौन सी उड़ाए थे? सोयूज T-11, ये आपको याद रखनी है, T-11 सोयूज, T-11 सोयूज, राकेश शर्मा, है ना, राकेश शर्मा, T-20 नहीं है, ये T-11 है और सोयूज है, सोयूज सो गए थे वो स्पेस क्राफ्ट में, सोयूज T-11। सुनीता विलियम्स ने डिस्कवरी, ये तो बहुत आसान है, डिस्कवरी सुनीता विलियम्स याद कर लेना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये त्रिवेंद्रपुरम में है, केरला में। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर मैंने आपको पढ़ाया था पहले, वो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, ठीक है, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। श्रीहरिकोटा में कौन सी स्पेस रिसर्च सेंटर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तिरुवनाथपुरम, केरला। विक्रम आपका श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, वो आप याद कर लेना, है ना, हरिकोटा कहाँ पे है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये जो विक्रम का वी है ना, ये तिरुवनाथपुरम का ये जो वी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले कर रहा है। अगर वी ना होता तो तिरुनाथपुरम इस टाइप की प्रोनाउंस कर रहे होते, तो ये वी को आप, विक्रम के वी और तिरुवनाथपुरम का वी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से लिंक करना, है ना। विक्रम VI, वे ऐसा जा रहा है, विक्रम का VI, और यहाँ का त्रिवनाथ का VI, राइट टू लेफ्ट जा रही है। आकस्मिक रेडिएशन की बात करें तो BKCDM, ये कोड याद रख लेना आप, BK का CDM, ठीक है, BKCDM, ये बेंगलुरु सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेडिएशन प्राप्त करती हैं। और उसके बाद कोलकाता है, फिर चेन्नई है, फिर दिल्ली है, फिर मुंबई है, ठीक है। एयर पैसेंजर्स रिसीव्ड 5 माइक्रोग्रे पर आवर। थोरियम अट्रैक्ट कॉस्मिक रेज, कौन सी एलिमेंट कॉस्मिक रेज को अट्रैक्ट करती हैं? थोरियम अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। थोरियम में आपका जो सैंड होती है ना, सैंड में जो मोनाजाइट होती है, वो मोनाजाइट ही थोरियम का गढ़ है, ठीक है। अगर सैंड में ज़्यादा मोनाजाइट है तो ज़्यादा थोरियम है, तो ज़्यादा थोरियम है तो ज़्यादा कॉस्मिक रेडिएशन वो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो वैसे हमारा एक केरला, हाँ, केरला और तमिलनाडु के ना 12 पंचायत, यानी कि एक विलेज था जो 12 पंचायत के थे, है ना, वो हाईलाइट में आए थे पहले। वो क्यों हाईलाइट में आए थे? क्योंकि वहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा हिट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, बेंगलुरु, साउथ बेंगलोर, है ना। तो ये विलेज का नाम था करुणागापाली नाम का एक विलेज था, अभी भी है। तो यहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों है इसमें? क्योंकि यहाँ के सैंड में ना बहुत ही ज़्यादा मोनाजाइट है। तो जहाँ पे ज़्यादा मोनाजाइट वहाँ पे ज़्यादा थोरियम, जहाँ पे ज़्यादा थोरियम एलिमेंट तो फिर वहाँ पे ज़्यादा कॉस्मिक रेज आएंगे, थोरियम अट्रैक्ट करती हैं, यहीं पर लिखा हुआ है। तो एयर पैसेंजर्स कितना रिसीव करती हैं? 5 माइक्रोग्रे पर आवर। आपको ये याद करनी है, BKCDM, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है कॉस्मिक रेडिएशन, है ना। तो ये करुणागप्पली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 पंचायत, केरला एंड तमिलनाडु की। हाई अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। ट्रांसपॉन्डर की बात करें तो यही है क्या लास्ट? नहीं। ट्रांसपॉन्डर की बात करें तो ट्रांसपॉन्डर क्या होती है? एक डिवाइस होती है, वो लगी हुई होती है, वो नेविगेशन में भी हेल्प करती हैं और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भी हेल्प होती हैं, ठीक है। नेविगेशन में
का क्या होती है, ये आइडेंटिफाई रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये ट्रांसपोंडर क्या करती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी को आइडेंटिफाई करती हैं और सिग्नल को एमिट करती हैं। आपने देखे होंगे एयरप्लेन में भी लगती हैं, और एयरप्लेन के जो हमारे जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो देखते रहते हैं हमारे एयरप्लेन कहाँ पे है, ये जो फ्लाई कर रहे हैं इसका सिग्नल हट गया, उड़ गया, ये हमारे हमसे दूर हो गया, इसका सिग्नल नहीं आ रहा, आपने सुना होगा है ना। तो ये ट्रांसपोंडर काम करती है। पहले तो जो आपका जो ग्राउंड ऑफिस है, ग्राउंड के एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से जो ऑफिस है वहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है ना। तो वो रिलीज होने के बाद जो एयरप्लेन में ट्रांसपोंडर लगे होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद वो एक सिग्नल एमिट करके वहीं पे भेज देते हैं। तो उनको पता चलता है कि अच्छा हमारा एयरप्लेन इस यहाँ पे है, इतने हाइट पे है, ये लोकेशन पे है, ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ये सारे पता चलता है। नेविगेशन में ट्रांसपोंडर, ये डिवाइस का नाम याद करना है, मजे के लिए नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पे, ट्रांसपोंडर। ये ट्रांसपोंडर डिवाइस इस तरह से हेल्प करते हैं नेविगेशन में, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भी होती हैं। अब ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या करती हैं, ये देखो काम तो एक ही कर रही है ना, यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रही हैं, फिर उसके बाद एमिट कर रही हैं, उसी पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है इन लोगों ने। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट गैदर करती हैं जो भी सिग्नल्स है ना, जो भी सिग्नल्स हम भेजते हैं वो सब गैदर करती हैं, फिर उसके बाद वो रीट्रांसमिट कर देते हैं। तो वही प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। इसरो कब फाउंड हुआ था, देखो भाई भारत आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन ISRO वॉज फाउंडेड इन 1969, है ना। मज़ेदार, बहुत ही खतरनाक नंबर है, देखो 69, 1969 ना, नंबर ही खतरनाक है, तो इंस्टीट्यूशन कितनी खतरनाक है। इसरो फाउंडेड इन 1969। फर्स्ट इंटरप्लांटरी सैटेलाइट कौन सी थी, इंटरप्लांटरी सैटेलाइट मंगलयान। हमने मंगलयान पे ही सबसे पहला सैटेलाइट भेजा जो कि इंटरप्लानेटरी सैटेलाइट था। और ये वेनम जीटी में पहले आपसे बात कर रहा था, एस्केप वेलोसिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी आई वाज टॉकिंग अबाउट वेनम जीटी। और इसका जो ये USA में बेस्ट कंपनी ने बनाई थी वेनम जीटी। ये एक गाड़ी है, कुछ नहीं है, ये गाड़ी है। जीटी का फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रांड टरिस्मो ऑटोमोबाइल होती है, ठीक है, ग्रांड टरिस्मो ऑटोमोबाइल। तो इसका ये जो किलोमीटर है ना, ये 435 किलोमीटर पर आवर पे भागती है। ये फास्टेस्ट कार है हमारी दुनिया में, इससे फास्टेस्ट कार है नहीं। पहले बुगाटी वेरॉन की थी 432 या 433 थी, ठीक है, या 434 भी हो सकता है। उसका रिकॉर्ड तोड़ के विनम जीटी आया 435 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। गोसैट बात करें तो ये एक सैटेलाइट है, गोसैट। ये जहाँ पे सैट लगी हुई है ना, तो आप याद कर लीजिए सैटेलाइट है, ठीक है। और ये गोसैट आपका इंडिया ने नहीं लॉन्च किया था, ये जापान ने लॉन्च किया था। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बहुत ही अच्छा सैटेलाइट है। ये किस चीज़ के लिए बनाया गया गोसैट को, ये ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया सैटेलाइट है, ठीक है। और इसको ईबुकी भी बोलते हैं, इसका नाम ये ईबुकी जरूरी है। ईबुकी क्या है ये करके भी बोल सकते हैं, गोसैट ना पूछ के ईबुकी पूछ सकता है। ये ईबुकी, व्हाट इज ईबुकी, ईबुकी इज अ सैटेलाइट विच मॉनिटर्स ग्रीन हाउस गैस, ये बोलना है आपको, है ना। ये एक पहला सैटेलाइट है जो ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटर करते हैं। फिर ये देखते हुए चाइना ने भी एक अपना नौटंकी कर दिया है ना, अपना सैटेलाइट लॉन्च किया। उसने बोला टैनसैट, हम तो वैसे ही धूप में टैन होते हैं बहुत ज़्यादा है हम फिर उसने अपना नाम भी सैटेलाइट का टैन ही रखा, तो टैनसैट। तो इसने बोला कि हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर करेंगे, चलो जापान ग्रीन हाउस मॉनिटर करेगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर करेंगे, क्योंकि इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है टैनसैट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, टैनसैट चाइना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, ठीक है। और मैसेंजर सैटेलाइट किसने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया। मैसेंजर जो मैसेज पहुंचाती है ना, नासा ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया, मरकरी को स्टडी करने के लिए, ठीक है। मरकरी जो कि हमारे किस चीज़ के पास में, ये धूप में जो सन है, घाम है, उसके बहुत ही मतलब पास में है ना। ये 88 डेज में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है मरकरी, वो ये वहाँ के हैं, ठीक है। मरकरी इसका जो रोटेशन है ना, ये लंगर है रिवोल्यूशन पीरियड से। और ये मैसेंजर सैटेलाइट, तो इसने मैसेंजर नाम क्यों रखा, अब गांव के पास में भेज रहे हैं ना एक सैटेलाइट को, तो उसने सोचा कि अब हम यहाँ से लेके भी जाएं, वहाँ से फिर उड़ा के वापस लेके भी आएँ, तो इट विल बी वेरी कम्बरसम प्रोसेस, कॉस्टली भी होगी, है ना। क्या पता मिशन फेल हो जाए, तो इससे अच्छा तो हम इस सैटेलाइट को वहीं पे भेजेंगे, फिर वहीं से ये सैटेलाइट हमें मैसेज भेजेगा। तो इसलिए इसने नाम रखा मैसेंजर सैटेलाइट। ये नासा ने लॉन्च किया था मरकरी को पढ़ने के लिए। अब क्रायोजेनेसिस ना फ्रीजिंग से कुछ अलग होती है, ठीक है। अब फ्रीजिंग तो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और 150 डिग्री तक जाती है। जैसे आपने इवापोरेशन देखा होगा, जब आप पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा, वो इवापोरेट होने लग जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर डिग्री टेम्परेचर के बाद वो
क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, फिर बॉयल होने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद वो मोल्टन फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह फ्रीजिंग तो 0 डिग्री में स्टार्ट हो जाएगा, फिर माइनस घटाते जाओ 150 डिग्री तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या चलेगी, इसकी नौटंकी चलेगी। क्या नौटंकी चलेगी, क्रायोजेनेसिस नौटंकी चलेगी, ठीक है। क्रायोजेनेसिस खतरनाक होती है फ्रीजिंग से भी, आपको भी ये बहुत ही खतरनाक लेवल पे इफेक्ट कर सकता है क्रायोजेनेसिस, ठीक है। जैसे मोल्टन स्टेज होती है उसी तरह से क्रायोजेनेसिस begins below 150 डिग्री सेंटीग्रेड where freezing stops, ठीक है। तो चलिए बस आज के इस वीडियो में इतने ही। तो मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको कंपटीशन पास करनी है, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल। सिर्फ पास नहीं करनी है, आपको कट ऑफ से बहुत ही ऊपर नंबर लेके आनी है, तभी यू विल गेट ड्रीम पोस्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।